everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and आज हम पढ़ने वाले हैं Rapid Revision of Chapter 2 which is Structure of an Atom. अगर आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल में आपको इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा जो कि मैंने अराउंड 3.5-4 घंटे के आसपास कवर किया है। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को रैपिड खत्म करना है क्योंकि आपका एग्जाम कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिन बाद है, सो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो बहुत कम समय हमारे पास और उसमें हमको पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी लेनी है। चलो समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में डिस्कवरीज को जानते हैं। सबसे पहला पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो था हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले भी क्या हुआ था? कैथोड रेज देखी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो कैथोड रेज में बेसिकली पूरा एक ग्लास ट्यूब रखा गया, पूरा सेटअप लगाया गया, जिंक सल्फाइड की फॉइल रखी गई जिसपे पार्टिकल हिट करेगा तो वो ग्लो करेगा। कैथोड के साइड ये प्लेट लगी। ठीक है, 2 रॉड्स लगाई गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली पूरा सेटअप हुआ, सारी चीजें हुई एंड हमें पॉजिटिव रॉड से नेगेटिव रॉड की तरफ कुछ रेज निकलती हुई दिखी जिनका नाम रखा गया कैथोड रेज। ठीक है, तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, कौन थे? जर्मन फिजिसिस्ट थे विच इज जॉन हिटटॉर्फ, जिन्होंने इसके बारे में बेसिकली बताया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद कैथोड रेज को बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने समझा एंड वहां से क्या हुआ, वहां से फिर जे थॉमसन ने बोला कि इससे ये जो रेज हैं ये किसी पार्टिकल की वजह से निकल रही होंगी, है ना, कोई पार्टिकल होगा इसमें। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल है इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की हमारे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है, देन हमारी कैथोड रेज हो गई। अच्छा, कैथोड रेज की तरह ही दूसरी रेज देखी गई जिनको बोला गया कैनाल रेज, जिसको यूजीन गोल्डस्टीन ने स्टडी किया था। इन्होंने क्या किया? सिमिलर सेटअप में ऑपोजिट साइड जिंक सल्फाइड की फॉइल लगाई, थोड़ा सा चेंजेस किए एंड इन्होंने देखा कि नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव की तरफ आपकी रेज निकलती हुई दिख रही है। इस एनोड रेज का नाम रख दिया गया कैनाल रेज, क्योंकि कैनाल की तरह निकल रही थी परफोरेटेड ट्यूब से। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अच्छा, कैनाल रेज से आया प्रोटॉन। अब बहुत लोगों को लगता है कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी यूजीन गोल्डस्टीन ने, बट एक्चुअली प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की गई है वो रदरफोर्ड के थ्रू हुई थी। एंड देन न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जो कि हमारा जेम्स कैडविक ने करी थी। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे -1 एंड प्रोटॉन पे प्लस। अच्छा, इस चार्ज को आप कैसे बोलते हो कि प्रोटॉन पे कितना है? 1.6 प्लस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन पे बस इसको पॉजिटिव कर दो और इलेक्ट्रॉन पे इस वैल्यू को नेगेटिव कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम एटॉमिक मॉडल पे। बहुत से साइंटिस्ट ने अपना अपना स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बताया, यानी कि किस तरीके से मॉडल होगा एटम का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें बताने के लिए आए हमारे पास जॉन डाल्टन 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम का स्ट्रक्चर बताया, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने बोला। इन्होंने एक बात बोली कि एटम को वापस से आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम इज नॉट डिविजिबल, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि इनका एक फेलियर बन गया क्योंकि एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जॉन डाल्टन ने बहुत बेसिक बात बताई थी एटम के बारे में। ठीक है, कि ये होल ऐसा देखोगे तो आप ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें कुछ यू कैन से चार्जेस हैं, बट इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की बात ही नहीं करी। ठीक है, और बहुत सी इनकी ऐसी बातें थी जो कि एक लिमिटेशन बन गई इनके स्ट्रक्चर के लिए। फिर आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने बोला कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सिंपल है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसमें जो स्फीयर है पूरा रेड वाला स्फीयर वो पॉजिटिव है एंड जो बीज हैं, जो सीड्स हैं उस वाटरमेलन में, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। ठीक है, या आप इसको एक प्लम पुडिंग मॉडल की तरह भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये था, लेकिन अगेन ये मॉडल भी फेल रह गया क्योंकि अगर ऐसा होता, अच्छा, जे थॉमसन ने जो बोला, उन्होंने बोला कि Z = P = E, यानी कि ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बात करी। इन्होंने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो पॉजिटिव है वो फैला हुआ है एंड जो नेगेटिव है वो बीच बीच में पड़ा हुआ है, एम्बेडेड है उसमें। ठीक है, तो ये जे थॉमसन के अकॉर्डिंग था, बट अगेन ये चीज भी फेल कर गई क्योंकि ऐसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो वो एटम न्यूट्रल रहा ही नहीं। तो ये डिस्कवरी भी, ये वाला मॉडल भी गलत था। नेक्स्ट है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट की तरह माना जाता है एंड इस एक्सपेरिमेंट से एक अच्छी डिस्कवरी हुई जो कि हुई हमारे न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल लगाई एंड एक अल्फा पार्टिकल को लिया।
अल्फा पार्टिकल को जब हम उस गोल्ड फॉइल में हिट कर रहे हैं तो अगेन पीछे जिंक सल्फाइड की फॉइल लगा दी गई, तो हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं, यानी कि दे वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि एज अ होल एटम में कोई पार्टिकल बीच में नहीं बैठा है, इट इज एम्प्टी। कुछ ऐसे पार्टिकल से तो थोड़े से एंगल से डेविएट हो रहे थे, तो यहां से हमें यह कंक्लूजन मिला कि यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। 1 in a million, मतलब बहुत सारे लाखों में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो पूरी तरीके से वापस आ रहा था। एंड इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम के सेंटर में बहुत छोटी सी जगह पे मास है और वो मास उस पूरे एटम का मास लेके बैठा हुआ है, एंड जिसको ऑफकोर्स आप न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी कहते हो। तो ये था इनका मॉडल। बट अगेन ये भी कहीं ना कहीं बता नहीं पाए कि किस तरीके से एटम जो है वो न्यूट्रल है, वो स्टेबल है, इसके बारे में वो नहीं बता पाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे नील बोहर इन 1912, एंड नील बोहर ने बोला कि जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो ना, अच्छा आप सोचोगे रदरफोर्ड में मैम क्या कमी रह गई इनके स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं बताई। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें बोहर मॉडल में पता चलती है। वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द शेल, लेकिन स्पेसिफिक शेल में है इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उससे उसकी एनर्जी, जैसे वाइब मैच होती है ना, वैसे एनर्जी मैच हो रही होगी तभी वो उसमें रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे बोहर मॉडल ऑफ एटम में बोला गया। ठीक है, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज फिक्स्ड ऑर्बिट फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। नहीं समझ में आया? इन्होंने बोला L इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो मोमेंटम है, ये जो L है एंगुलर मोमेंटम, ये बराबर होगा NH/2π के, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिससे उसकी एनर्जी मैच कर रही है। फिक्स्ड शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, कहीं भी नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, लेकिन कहां पे? वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना K में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर L में, फिर M में, तो इस तरीके से फिक्स्ड ऑर्बिट होती है। एंड देन ऑफ कोर्स आखिरी में क्वांटम मॉडल आया, जिसको हम समझेंगे आगे। देन आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर 1, एटॉमिक नंबर। Z से डिनोट करते हो, ये होता क्या है? जितने भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसे आप बोलते हो एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट जब हम इनका मास नंबर निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बस मास नंबर सेम आएगा। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब डिफरेंट है, बट जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो वो सेम आएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल शब्दों में अगर बोले तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? उसमें कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सारे कलर्स दिख रहे हैं विबग्योर के जैसे, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, सब कलर्स दिख रहे हैं, बस कुछ कलर्स में ब्लैक लाइन आ गई, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में पूरा ब्लैक होता है और कुछ ही कलर्स दिख रहे होते हैं, तो वो अपना एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, नाउ अच्छा, ये कलर्स आते कहां से हैं? क्यों आ रहे होंगे कलर्स? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में या फिर डी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, तो स्पेसिफिक एनर्जी का ये जो कलर है, इसी की बात यहां पे आप करते हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से फर्स्ट शेल में आके गिर रहा है तो आप उसको बोलते हो कि वो लाइमन सीरीज है। अगर कहीं से भी सेकंड शेल में गिर रहा है आप बोलते हो बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में आती है, विबग्योर यहां पे लाया करता है जो हम देख सकते हैं। लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। एंड अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड शेल में आके गिरेगा तो आप क्या बोलोगे? लाइमन, बाल्मर, पैस्चन सीरीज। ठीक है, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहां से आके कहां पे गिर रहा है उसके हिसाब से साइंटिस्ट के बेसिस पे ये नाम रखे गए थे। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शो करता है, बाल्मर हमें दिखती है यानी कि विजिबल रेंज, बाकी सब इंफ्रारेड रेज शो करती हैं। ठीक है, तो वो रेडिएशंस भी आपको नहीं दिखती। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं? अभी अभी हमने देखा कि कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। अगर कोई ऐसी बॉडी है, आइडियल बॉडी, जो सारे टाइप की, सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट कर सकता है, तो उस बॉडी को आप बोलते हो ब्लैक बॉडी, जो कि इन नेचर, इन रियलिटी प्रेजेंट कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डी ब्रोई हाइपोथेसिस। ठीक है,
नाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जो लाइट होती है वो एक वेव नेचर की होती है, बट उन्होंने लाइट का पार्टिकल नेचर शो किया फोटोन के हेल्प से, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो डी ब्रोई ने बोला कि अगर लाइट वेव होके पार्टिकल हो सकता है तो क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होके वेव हो सकता है? तो बस इसी पे इन्होंने बात करी। इन्होंने बोला कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं बिहेव करेगा एक वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह सेम टाइम पे। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने उसकी वेवलेंथ भी दी, जो कि आती है h/m/v, या आप इसे बोलते हैं h/p, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज 6.626 × 10⁻34। ठीक है, तो इन्होंने वेवलेंथ दे दी। डेविसन एंड जर्मर ने इस चीज को प्रूव भी किया, ये बात सच भी निकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग ने बोला कि अगर एक मूविंग बॉडी है, अगर कोई भी एक मूविंग बॉडी है, तो आप अगर कभी भी उसका पोजीशन निकाल लेते हो तो आप उसका मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, और अगर आपने उसका मोमेंटम निकाल लिया तो सेम टाइम पे आप उसकी पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, कैलकुलेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, फास्ट मूविंग बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन मोमेंटम, सॉरी एरर इन पोजिशन, और डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम। अगर आप इसको निकालते हो इनका मल्टीप्लाई करके, तो फॉर्मूला क्या आता है कि वो बराबर, इक्वल और बराबर आएगा। इक्वल और बराबर तो एक ही चीज होते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल होगा h/4πk। तो ये हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब आते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। क्वांटम मॉडल पे आते हैं। छोटे से पार्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही होती है, और ये कहीं ना कहीं वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का बता रहा होता है। तो इसमें 4 क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ने हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है मेन शेल के बारे में, एंड ये मेन शेल से एटम का साइज भी बता सकता है। जैसे कि K, L, M, N आप पढ़ते हो तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है। तो N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है, एंड उसी के बेसिस पे K, L, M, N आप बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर किस सब शेल में है। SPDF किस सब शेल में है, ये हमें एजीमुथल से पता चलता है। तो ये हमें सब शेल का यू कैन से बारे में बताएगा, एंड साथ ही साथ उस सब शेल की शेप क्या है ये भी बताएगा। S को आप बोलते हो स्फेरिकल शेप, P को आप बोलते हो डम्बल शेप, D को आप बोलते हो डबल डम्बल, एंड F को आप बोलते हो कि यह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, L की जो वैल्यू है वो N से कम होती है। ठीक है, और कितनी बड़ी हो सकती है? N-1 तक जा सकती है। अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0,1 होती है। इस तरीके से L की वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि उस सबशेल के अंदर, शेल के अंदर जो सबशेल है उस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, कितनी ऑर्बिटल्स हैं। शेल के अंदर सबशेल होती है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये हमें उस नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एंड साथ ही साथ ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर L की वैल्यू 0 है तो S में जाता है ना, 1 है तो P में, 2 है तो D में, 3 है तो F में। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हो आप। ये कैसे निकलता है? -L से लेकर के +L तक की वैल्यू। 0 के लिए ये 0 वैल्यू, 1 के लिए ये 1 के लिए वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और 1 है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है। लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में गया है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप +½ या -½ बोल सकते हो किसी को भी। देन आता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बोलते हैं कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है N, L, M की वैल्यू बराबर आ जाए, तो अगर ये तीनों बराबर है तो S की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम और आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, देन आते हैं हमारे अफबाउ प्रिंसिपल, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L के। तो N+L रूल आप लगाते हो यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी। लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम 2 आपके पास एक्सेप्शंस भी आते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर में। ठीक है, उसे ध्यान जरूर रखना। लास्ट आता है हमारे पास हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बोलता है बेसिकली पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हो तो पहले किसी भी ऑर्बिट में, मान लो ये P शेल है, P सब शेल की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिमिलर डायरेक्शन में
पहले फिल होता है, फिर उसके बाद पेयरिंग होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी पता चलता है। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, बहुत शॉर्ट में है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको लेंथी वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए मैम ने यहाँ पे कुछ फॉर्मुला शीट भी बना दी है, तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे ना मैंने फॉर्मुला यहाँ भी लिखा था, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मुला लिखा होता, लेकिन ये आपको फॉर्मुला शीट में भी देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे फॉर्मुलाज हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी ले लो भाई, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एल क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर है। एच क्या है, वही सेम अपना प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसके 1/r की वैल्यू याद रखना 911 एंगस्ट्रॉन्ग 911 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 1/r की वैल्यू, ठीक है। एन क्या आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आया, जिस पे इलेक्ट्रॉन आया वो n1, जिससे इलेक्ट्रॉन आया है वो n2, ठीक है। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। p क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड यस। चलो भाई, सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के रैपिड रिवीजन के साथ। ज्यादा रैपिड लगा हो तो स्लो मोशन पे लगा के सुन लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।